नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। आज मरुधरा में गृह मंत्री अमित शाह आज रात करीब 9 बजे अहमदाबाद से जोधपुर पहुंचेंगे। अमित शाह कल सुबह बीएसएफ के 59 वर्ष पूरे होने पर आयोजित नेशनल परेड में शिरकत करने वाले हैं। बीएसएफ द्वारा 60वें वर्ष में प्रवेश करने पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा बीएसएफ अधिकारियों और जवानों में अमित शाह के दौरे को लेकर उत्साह बना हुआ है। जोधपुर सर्किट हाउस के बाहर सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण भी अमित शाह करने वाले हैं, यानी कि प्रस्तावित कार्यक्रम है अमित शाह का जयपुर आने का। और आज स्वागत के लिए भी पूरी तैयारियां हो चुकी है। आज रात करीब 9 बजे अहमदाबाद से जोधपुर पहुंचेंगे अमित शाह। कल सुबह बीएसएफ के 59 वर्ष पूरे होने पर नेशनल परेड में शिरकत अमित शाह करने वाले हैं। बीएसएफ द्वारा 60वें वर्ष में प्रवेश करने पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का लेख, अनदर स्टेप अगेंस्ट टीबी। बीमारी के खिलाफ 100 दिवसीय अभियान, व्यापक भागीदारी की जरूरत, मेक इन इंडिया से प्रेरणा लेते हुए और ऐसे में आणविक परीक्षण जमीन पर लागू करने के बाद उत्साहजनक नतीजे, ये तमाम बातें उसमें लिखी गई है लेख में। और हम सिर्फ टीबी के इलाज में लगने वाले समय को कम करने में ही नहीं, बल्कि परीक्षण और उपचार की लागत को कम करने में भी कामयाब रहे हैं। हमारे स्वदेशी आणविक परीक्षणों को विश्व स्वास्थ्य संगठन का समर्थन मिल रहा है। टीबी के इलाज में विश्व का नेतृत्व करने की स्थिति में पहुंचा है भारत, ये लेख इंडियन एक्सप्रेस में देखने को मिला। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल भीलवाड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं। ओम बिरला कल जाएंगे मालासेरी डूंगरी। देव महाभक्ति कार्यक्रम में ओम बिरला शिरकत करने वाले हैं। बिरला 7:50 पर पहुंचेंगे भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी। मुंबई घाटकोपर में जालवाला भैरव फाउंडेशन द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है, जहां 500 से अधिक ड्रोन के माध्यम से भगवान देवनारायण की प्रतिमा बनाई जाएगी। ऐसे में मालासेरी डूंगरी में देश का चौथा सबसे बड़ा ड्रोन शो कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें कि ओम बिरला कल शिरकत करने वाले हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम है ओम बिरला का। और ऐसे में सुरक्षा की बात करें या फिर बात करें स्वागत की, तमाम तैयारियों को अंतिम रूप पहले ही दिया जा चुका है। ओम बिरला जो कि भीलवाड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं, ओम बिरला कल मालासेरी डूंगरी जाने वाले हैं, जहां देव महाभक्ति कार्यक्रम में ओम बिरला कल शिरकत करेंगे। शाम को 7:50 पर पहुंचने का कार्यक्रम है, जहां भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी पहुंचेंगे। मुंबई घाटकोपर के जालवाला भैरव फाउंडेशन द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 500 से अधिक ड्रोन के माध्यम से भगवान देवनारायण की प्रतिमा बनाई जाएगी। मालासेरी डूंगरी में देश का चौथा सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा, जिसके अंदर शिरकत करेंगे ओम बिरला। और इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। और आभार जताते हुए कहा कि 85 नए केंद्रीय विद्यालयों से शिक्षित भारत विकसित भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी। राजस्थान में होगी 9 नए विद्यालयों की स्थापना। ऐतिहासिक निर्णय से राजस्थान में भी 9 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना होगी, जिससे प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर बढ़ते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री का यह अभूतपूर्व निर्णय शिक्षित भारत विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा और साथ ही इससे भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार, शैक्षिक और साथ ही विकास सहित युवा पीढ़ी के सर्वांगीण विकास के मार्ग भी प्रशस्त करने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया गया है और आभार जताते हुए कहा है कि 85 नए केंद्रीय विद्यालयों से शिक्षित भारत विकसित भारत के संकल्प को मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। राजस्थान में 9 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई है और इस ऐतिहासिक निर्णय से राजस्थान में भी 9 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की जा सकेगी, जिससे कि प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर बढ़ते हुए नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री का यह अभूतपूर्व निर्णय शिक्षित भारत और विकसित भारत के संकल्प को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ इससे भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार, शैक्षिक संरचना के विकास सहित युवा पीढ़ी के स्वर्णिम विकास के मार्ग प्रशस्त करेगा। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट का और नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। और चलिए बात करते हैं राइजिंग राजस्थान की। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित होने जा रहा है। 10 दिसंबर को
सस्टेनेबल फाइनेंस पर पैनल का सेशन होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दिया कुमारी ने बनाया है 8 सदस्यों का पैनल और पैनल में अमेरिका के पीयूष बैंक डायरेक्टर पंकज ओझा भी शामिल होंगे। वर्ल्ड बैंक के एडवाइजर डॉक्टर रामबाबू सेशन को मॉडरेट करेंगे। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस और साथ ही में HUDCO के चेयरमैन भी इस पैनल में शामिल होने वाले हैं। इसके बाद यानी कि दोपहर 2:30 पर 4 बजे तक JCC में यह सेशन चलेगा। वित्तीय संसाधनों का पर्यावरण, समाज और आर्थिक स्थिरता के लिए लाभ प्रदान करने पर मंथन किया जाएगा। सस्टेनेबल फाइनेंस के प्रमुख पहलू जैसे कि पर्यावरणीय, सामाजिक सततता, आर्थिक स्थिरता जैसे विषयों पर पैनल डिस्कशन होने वाला है और तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं क्योंकि राइजिंग राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफी एक्टिव है, काफी मेहनत की गई है, विदेशी दौरे किए गए हैं और उन दौरों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। लेकिन अब राजधानी जयपुर पूरी तरीके से तैयार है अपने मेहमानों के स्वागत के लिए और ऐसे में शेड्यूल क्या कुछ रहने वाला है वो भी जरा आपको समझा देते हैं। 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में समिट का आयोजन होगा जिसमें 10 दिसंबर को सस्टेनेबल फाइनेंस पर एक पैनल सेशन होने वाला है और उस पैनल सेशन के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहेंगी और साथ ही में दिया कुमारी मौजूद रहेगी और इन्हीं के द्वारा 8 सदस्यों का एक पैनल बनाया गया है। पैनल में अमेरिका के बैंक डायरेक्टर पंकज ओझा शामिल होंगे। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के एडवाइजर डॉक्टर रामबाबू सेशन को मॉडरेट करने वाले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस और साथ ही में HUDCO के चेयरमैन भी इस पैनल में शामिल होने वाले हैं। दोपहर 2:30 से लेकर शाम को 4 बजे तक JCC में ये सेशन चलने वाला है और ये सेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस राइजिंग राजस्थान के समिट में माना जा रहा है। वित्तीय संसाधनों का पर्यावरण, इसके अलावा समाज और आर्थिक स्थिरता के लिए लाभ प्रदान करने पर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा सस्टेनेबल फाइनेंस के प्रमुख पहलू जैसे कि पर्यावरणीय सततता, सामाजिक आर्थिक स्थिरता जैसे विषयों पर भी पैनल डिस्कशन होने वाला है। और देखिए अब आपको बता देते हैं कि 10वां संकल्प आखिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा क्या लिया गया। राइजिंग राजस्थान से प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नया संकल्प लेने की पहल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई है और आज 10वां संकल्प लेते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि समिट में प्रदेश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित किए जाएंगे। राजस्थान की महत्वपूर्ण वर्क फोर्स के हजारों लोग इसमें शामिल होंगे। प्रदेश के कुशल युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम राज्य सरकार को संकल्पित होकर कार्य कर रही है। ये तमाम बातें और साथ ही में संकल्प से जुड़ी हुई है क्योंकि हर रोज एक नया संकल्प लेते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं और आज राइजिंग राजस्थान से प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित होंगे, ये कहते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए हैं। इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नया संकल्प मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा लिया गया है और आज 10वां संकल्प लेते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि समिट में प्रदेश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित किए जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस में राम माधव का लेख, नो प्लेस फॉर कम्युनलिज्म। अगर दक्षिण एशिया का विकास करना है तो उसके नेताओं को करना होगा धार्मिक भेदभाव के खिलाफ काम। इसके अलावा क्या कुछ लिखा गया इंडियन एक्सप्रेस में वो भी आपको बता देते हैं। विश्व बैंक के मुताबिक सबसे तेज बढ़ता क्षेत्र है दक्षिण एशिया और क्षेत्र की औसत आर्थिक वृद्धि दर 2 वर्ष में 6.4% तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है। अनिश्चितता के कारण 5.2% से 3.2% के बीच रहेगी बांग्लादेश की वृद्धि दर। भारत की वृद्धि दर की अगर बात की जाए तो 7% से ज्यादा रहने वाली है। भूटान की 7.2%, मालदीव की 4.7%, नेपाल की आर्थिक वृद्धि दर इस साल 5.1% रहने का अनुमान जताया गया है। दक्षिण एशिया में आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका और पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक भेदभाव के कारण स्थिति खराब चल रही है, लेकिन दक्षिण एशिया के नेताओं को धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठने की बहुत जरूरत है। इंडियन फाउंडेशन के अध्यक्ष भाजपा नेता राम माधव, जिनके द्वारा ये लेख लिखा गया है। और इसके अलावा केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी मिली है। बदमाशों ने संजय सेठ को मैसेज कर फिरौती मांगी है।
केंद्रीय मंत्री से की गई है 50 लाख रुपए की डिमांड। बदमाशों ने 3 दिन के भीतर पैसे देने के लिए कहा है और साथ ही ये भी कहा गया कि पैसे नहीं देने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है। संजय सेठ ने धमकी भरे मैसेज की जानकारी दिल्ली पुलिस को दे दी है और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी अब की जा रही है। एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट का और नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। जनाना अस्पताल में कंगारू वार्ड शिफ्टिंग पर विवाद हो गया है। पूरे प्रकरण को लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बनाई है जांच कमेटी। कमेटी के सदस्यों ने आज अस्पताल का दौरा भी किया। प्रथम दृष्टया बच्चों को कंगारू वार्ड से शिफ्ट करने के फैसले को पूरी तरीके से गलत माना गया है। कमेटी के मुताबिक बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता पर रिपोर्ट जल्द संभवतया फिर से कंगारू वार्ड में शिफ्ट किए जा सकते हैं। बच्चे ये रिपोर्ट में कहा गया है। जनाना अस्पताल में कंगारू वार्ड शिफ्टिंग पर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। गुलदाउदी की महक से गुलजार हुई है यूनिवर्सिटी कैंपस। राजस्थान विश्वविद्यालय में गुलदाउदी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है और आज से 9 दिसंबर तक गुलदाउदी की प्रदर्शनी होगी। प्रदर्शनी का समय सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक रखा गया है। 2 दिन गुलदाउदी की प्रदर्शनी और आखिरी दिन होगी पौधों की बिक्री। इस बार गुलदाउदी के पौधों की कीमत होगी 150 रुपए और इस वक्त अगर बात की जाए तो गुलदाउदी की महक से ही गुलजार होती हुई महकती हुई यूनिवर्सिटी कैंपस नजर आ रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय में गुलदाउदी प्रदर्शनी का उद्घाटन खुद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा करते हुए नजर आए। बड़ी संख्या के अंदर लोगों की मौजूदगी रही, छात्रों की मौजूदगी रही। आज से 9 दिसंबर तक गुलदाउदी की प्रदर्शनी का आयोजन होने वाला है। अगर समय की बात की जाए तो प्रदर्शनी का समय सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक रहने वाला है। 2 दिन तक गुलदाउदी प्रदर्शनी रहने वाली है और आखिरी दिन पौधों की बिक्री होने वाली है। इस बार अगर कीमत की बात की जाए तो 150 रुपए के पौधे रहने वाले हैं। और गृह युद्ध से सीरिया में हाहाकार। भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी अब जारी कर दी है। अगली सूचना तक सीरिया यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी और संभव हो तो सीरिया छोड़ने की सलाह दी गई है। अपनी सुरक्षा के बारे में अत्यधिक सावधानी बरतने को भी कहा गया है और साथ ही अपनी गतिविधियों को न्यूनतम तक सीमित रखने को भी कहा गया है। यानी कि इससे ये भी समझा जाए कि सीरिया इस वक्त डरा हुआ है, हैरान है शायद, और इसलिए भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। साफ तौर पर कहा गया है कि अगली सूचना तक यानी कि अगले निर्देश तक सीरिया यात्रा से बचे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को यह सलाह दी है कि संभव हो तो सीरिया छोड़ दे और अपनी सुरक्षा के बारे में अत्यधिक ध्यान दे, सावधानी जरूर बरते और साथ ही अपनी गतिविधियों को न्यूनतम तक सीमित रखने को भी कहा गया है, क्योंकि भारत अपने नागरिकों को प्राथमिकता पर रखता है और इसीलिए ये एडवाइजरी जारी की गई है सभी भारतीयों के लिए।